गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज की इस क्लास में बेटा हमको बात करना है 5 सबसे महत्वपूर्ण पद्यांश। क्लास 12 की पूरी बेटा हिंदी के बुक से पद्यांश से मैंने आज आपके लिए 5 सबसे महत्वपूर्ण पद्यांश निकाल के लाया हूं, जिनको अगर आप तैयार कर लेते हैं तो इन्हीं 5 में से कोई ना कोई पद्यांश आपको वहां बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। और आपको जैसा कि पता है कि आपके सिलेबस में या बोर्ड पेपर में 10 नंबर का पद्यांश पूछा जाता है। एक पद्यांश दिया जाएगा जिसमें 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन आपके पास बेटा 2 नंबर का होता है। कितने नंबर का होता है बेटा? 2 नंबर का होता है। तो उन सभी क्वेश्चनों को तैयार करने के लिए बेटा अब कौन कौन से ऐसे पद्यांश है जिनको हम तैयार करें ताकि हमारे पूरे 10 नंबर कंफर्म हो जाए, तो वो 5 महत्वपूर्ण पद्यांश आपको मैं बताने जा रहा हूँ। जो भी मैं यहाँ पद्यांश बता रहा हूँ बेटा 2019 से लेके 2025 तक के सारे पेपर सेटों से मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 पद्यांश छांटे हैं। बस इनको आप तैयार कर लीजिएगा। जो भी पद्यांश आपको वहां देखने को मिलेगा वो इन्हीं 5 में से कोई ना कोई होगा। अब कौन कौन से हम लोग उनकी बात करते हैं तो देखिए, पहला पद्यांश है आपके पास जो कि कह रहा है, पुरते निकसी रघुबीर बधु धरी धीर दय मग के दगद्वय झलकी भरी भाल कनी जल की पट सूखी गयो मधुरा धरवय फिर बुझती है चलनो अब केतकी पूर्ण कुटि करहो हित कह हो ती की लखी आतुरतया पी की अखियां अति चारु चली जल जोय। ये आपको क्या दिया गया है बेटा? पद्यांश दिया गया। अब इसको पढ़ के देखिए, पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए। क्या लिखिए बेटा? प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए और व्याख्या कीजिए। संदर्भ लिखना है और आपको व्याख्या करना है। तो देखिए, तो हम लोग लिखेंगे संदर्भ में बेटा, प्रस्तुत पद्यांश गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित वन पथ पर शीर्षक कविता से अवतरित है। कि ये जो आपको गद्यांश दिया वो सॉरी पद्यांश दिया गया है बेटा, ये गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित जो कवितावली पुस्तक है उसके हिंदी उससे लिया गया और हमारी हिंदी के काव्य खंड में संकलित वन पथ पर शीर्षक कविता से अवतरित। अब इसकी व्याख्या भी हमसे करा रहा है। तो देखिए, राम लक्ष्मण और सीता बड़े धीरज के साथ श्रृंगवेरपुर से आगे 2 कदम ही चले थे कि सीता जी के माथे पर पसीने की बूंद झलकने लगी और उनके सुंदर ओंठ थकान के कारण सूख गए। जब सीता जी ने अपने प्रीतम राम से पूछा कि अभी हमें कितनी दूर और चलना पड़ेगा, कितनी दूर पर पत्ते की कुटिया बनकर बनाकर रहेंगे, कितने दूरी पर पत्तों की कुटिया बनाकर रहेंगे, अंतर्यामी श्री राम सीता जी को व्याकुलता का कारण तुरंत समझ गए कि वे बहुत थक चुकी हैं और विश्राम करना चाहती हैं। राजमहत्व का सुख भोगने वाली अपनी पत्नी की ऐसी दशा देखकर श्री राम को सुंदर नेत्रों से आंसू टपकने लगे। ये आपकी व्याख्या है बेटा, इसको लिख लेना है और तैयार कर लेना है। अब देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, किस कारण सीता जी के माथे पर पसीना आ रहा था और होंठ सूख गए थे। तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे बेटा, राम लक्ष्मण और सीता तीनों बड़े धैर्य के साथ श्रृंगवेरपुर से आगे 2 कदम ही चले थे कि सीता जी के माथे पर पसीने की बूंदें झलकने लगी थी और उनके ओंठ थकान के कारण सूख गए थे। ये इसका आंसर हो गया। एक और क्वेश्चन इसमें पूछा गया था बेटा, वो पूछा गया, श्री राम के नेत्रों से आंसू क्यों बहने लगे। श्री राम के नेत्रों से आंसू क्यों बहने लगे। तो देखिए, इसका आंसर लिखेंगे हम लोग, श्री राम के नेत्रों से आंसू इसलिए टपकने लगे क्योंकि वे वन में पैदल चलते चलते सीता जी बहुत थक गई थी और वे बहुत व्याकुल हो रही थी। राजमहल का सुख भोगने वाली अपनी भार्या की ऐसी स्थिति या दशा देखकर श्री राम की आंखों से आंसू निकलने लगे थे। तो एक तो आपको ये वाला गद्यांश तैयार कर लेना है पूरा क्वेश्चन सहित। अब देखिए अगला गद्यांश कौन सा तैयार करना है। अगला जो गद्यांश आपको तैयार करना है बेटा वो है, लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए होने देना विकृत वसना तो न तू सुंदरी को, जो थोड़ी भी श्रमित वह गोद ले श्रांति खोना, होठों की औ कमल मुख के म्यालांताएं मिटाना, कोई क्लांता कृषक ललना खेतों में जो दिखावे धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना, जाता कोई जलद यदि हो वेम में तो उसे ला छाया द्वारा जलद करना तृप्त भूतांगना को। ये आप एक पद्यांश दिया गया बेटा। अभी देखिए, इसमें आपसे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन, उपरयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। तो इस पद्यांश का शीर्षक है बेटा पवन दूत का। कौन है बेटा? पवन दूत का। और कवि का नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय या हरिऔंध।
अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश कहाँ से है? होने देना, विकृत वासना, तो और कहाँ तक है? को मिटाना। तो देखिए इसकी जब हम लोग व्याख्या करेंगे तो कैसे करेंगे? हे पवन, यदि तुझे मार्ग में कोई लज्जावंती स्त्री दिखाई पड़े तो इतने वेग से न बहना कि उससे उस स्त्री के वस्त्र उड़कर अस्त व्यस्त हो जाए और ना शरीर उधड़ जाए, यानी कि बिना कपड़ों के हो जाए। यदि वह थोड़ी सी भी थकी दिखाई दे तो उसे गोद में लेकर उसकी थकान मिटा देना, जिससे कि थकान के कारण उसके सूखे ओंठ और मुस्कुराया चेहरा, कमल संदृष्टा मुख प्रफुल्लित हो उठे। ये आपकी व्याख्या हो गई। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि राधा पवन दूतका से राह में पथिकों के साथ कैसा व्यवहार करने को कहती है? तो राधा पवन दूतका से राह में पथिकों के साथ परोपकार का व्यवहार करने को कहती है। कैसा व्यवहार करने को कहती है बेटा? परोपकार का व्यवहार करने को कहती है। अगला क्वेश्चन है कृषक ललना शब्द में कौन सा समास है? कि जो कृषक ललना शब्द है इसमें कौन सा समास है? तो कृषक ललना शब्द में तत्पुरुष समास होगा। अगला क्वेश्चन बेटा कृषक ललना और भूतांगना शब्दों का अर्थ क्या होगा? तो कृषक ललना का मतलब है किसान की स्त्री और भूतांगना का मतलब है स्त्री। ठीक है। अब देखिए अगला जो आपको पद्यांश तैयार करना है वो ये है, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पद्यांश है बेटा। तीसरा, मैं कब कहता हूं जग मेरी दुर्गत गति के अनुकूल बने, मैं कब कहता हूं जीवन मरुनंदन कानन का फूल बने, कांटा कठोर है तीखा है उसमें उसकी मर्यादा है, मैं कब कहता हूं वह घटकर प्रांतर का ओछा फूल बने। अब देखिए ये आपको दिया गया है एक पद्यांश। अब इसमें देखिए कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। सबसे पहला, उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखना है। क्या लिखना है बेटा? संदर्भ। तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के खंड काव्य में संकलित एवं सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन, जिनको आगे भी कहते हैं, जी द्वारा रचित मैंने आहुति बनकर देखा नामक पाठ से लिया गया है। कि जो हमारा प्रस्तुत पद्यांश है ये हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित एवं सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञे द्वारा लिखित मैंने आहुति बनकर देखा नामक पाठ से लिया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है रेखांकित अंश की व्याख्या करना है आपको। रेखांकित अंश की क्या करना है? व्याख्या। रेखांकित अंश क्या है? कब कहता हूं जग मेरी दुर्धर गति के अनुकूल बने, मैं कब कहता हूं जीवन मरुनंदन कानन का फूल बने। अब इसकी आपको व्याख्या करना है। तो देखिए कवि कहता है कि मेरी यह तनिक भी इच्छा नहीं है कि यह संसार मेरी संघर्षरत जीवन गति के अनुरूप बने, कि जिस तरह से मैं संघर्ष कर रहा हूं संसार भी उसी तरह से रहे, ऐसा मैं नहीं चाहता हूं। मेरी यह भी इच्छा नहीं है कि मेरा जीवन रूपी शुष्क मरुस्थल देवताओं के बगीचे की तरह सुंदर बन जाए, और मैं ये भी नहीं चाहता हूं कि जो मेरा जीवन रूपी शुष्क मरुस्थल है वो देवताओं के बगीचे की तरह सुंदर बन जाए। ये इसकी हो गई बेटा व्याख्या। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कांटा कठोर है तीखा है उसमें उसकी मर्यादा है का आशय स्पष्ट कीजिए। अब वो कह रहा है कांटा कठोर है तीखा है उसमें उसकी मर्यादा है का आशय क्या होगा? तो देखिए कांटा कठोर है तीखा है उसमें उसकी मर्यादा है का आशय यह है कि हर वस्तु या व्यक्ति का अपना मूल स्वभाव या पहचान होती है। जिस प्रकार कांटे का काम चुभना और कठोर होना है वह उसकी विशेषता और मर्यादा है। यदि वह नरम हो जाए तो वह अपना अस्तित्व को खो जाएगा। ये इसकी व्याख्या हो गई आंसर। अगला क्वेश्चन, जीवन मरु में कौन सा अलंकार है? अब वो कह रहा है कि जो जीवन मरु है इसमें कौन सा अलंकार है? तो जीवन मरु में रूपक अलंकार है। कौन सा अलंकार है बेटा? रूपक अलंकार है। अगला क्वेश्चन, कवि किसकी कामना करता है? तो कवि कामना करता है कि मैं कभी स्वार्थी ना बनूं बल्कि विषम परिस्थितियों में भी संघर्ष करने वाला और खुद को उन परिस्थितियों में ढाल सकूं। तो कवि ये कामना करता है ईश्वर से कि हे ईश्वर, हे प्रकृति, मैं कभी भी स्वार्थी ना बनूं और विपरीत परिस्थितियों में या विषम परिस्थितियों में भी संघर्ष करने के लिए खुद को उन परिस्थितियों में ढाल सकूं। तो ये हो गया बेटा तीसरा महत्वपूर्ण आपका पद्यांश। चौथा महत्वपूर्ण पद्यांश कौन सा है बेटा जो आपको तैयार करना चाहिए? वो ये है, उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल बन उपवन, सघन कुंज की छाई, प्रातः समय माता जसुमती, अरुनंद देखी सुख पावत, माखन रोटी देहो सजयो, अति हित साथ स्वरत, गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हसत सिरात, सूरदास धनी धनी ब्रजवासी जिन्हों हित दाई जादू तात। अब ये देखिए मेरा आपका एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद्यांश है जो कि 2017 में 20 में 22 में 23 में बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछा जा चुका है। अब इसमें पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा? कह रहा है आपसे प्रस्तुत काव्य की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। अब ये जो पूरा का पूरा आपको मैंने काव्य दिया है इसकी संदर्भ सहित व्याख्या करना है। तो देखिए हम लोग कैसे लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड के
पद नामक अध्ययन से लिया गया है। पद नामक अध्ययन से लिया गया है, अध्याय से लिया गया है, जिसके रचयिता भक्त कवि सूरदास जी हैं। जिसके रचयिता कौन है बेटा? भक्त कवि सूरदास जी हैं। अब अगर हम बात करते हैं बेटा प्रसंग की, तो प्रस्तुत पद्यांश में उद्धव ने मथुरा पहुंचकर श्री कृष्ण को गोकुल सारी स्थिति बताती हैं। श्री कृष्ण को गोकुल की सारी स्थितियां बताई हैं, जिसे सुनकर भगवान श्री कृष्ण भाव विभोर हो जाते हैं। ये इसका हो गया बेटा प्रसंग। अब देखिए हमको व्याख्या करना है, तो व्याख्या लिखेंगे। श्री कृष्ण ने उद्धव से ब्रजवासियों की दीन दशा सुनी और उन्हीं के ध्यान में खो गए। वे उद्धव से कहते हैं कि मैं ब्रज को भूल नहीं पाता हूँ। वृंदावन और गोकुल के वन उपवन सभी मुझे याद आते रहते हैं। यहाँ के घनों कुंजों में छाया को मैं भूल नहीं पाता। नंद बाबा और यशोदा मैया को देखकर मुझे जो सुख मिलता था वह मुझसे रह रहकर स्मरण हो रहा है, मुझे बार बार याद आ रहा है। वे मुझे मक्खन रोटी और भली प्रकार जमाया हुआ दही कितने प्रेम से खिलाते थे। ब्रज की गोपियों और ग्वाल बालाओं के साथ खेलते हुए मैंने सभी दिन हंसते हुए बीता करते थे। ये सभी बातें बहुत याद आती हैं। सूरदास जी ब्रजवासियों को धन्य मानते हैं और उनके भाग्य की सराहना करते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण को उनके हित की चिंता है और श्री कृष्ण इन ब्रजवासियों के प्रति क्षण ध्यान करते हैं। अब देखिए आज की क्लास के बेटा लास्ट महत्वपूर्ण पद्यांश जो आपको तैयार करना है उसकी बात करता हूं। ये कह रहा है बेटा, शक्ति के विद्युकण जो व्यक्त विकल बिखरे हैं, जो निरुपाय समन्वय उनका करे समस्त, बीजयिनी मानवता हो जाए। अब ये आपको एक पद्यांश दिया गया है। इसमें देखिए 5 क्वेश्चन पूछा। पहला, प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखना है। तो आप संदर्भ कैसे लिखेंगे बेटा? प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य खंड में संकलित श्रद्धा मनु नामक शीर्षक से लिया गया है, जो कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा कमायनी महाकाव्य से लिया गया है। ठीक। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। समन्वय उसका करे समस्त, विजयिनी मानवता हो जाए, इसका आपको व्याख्या करना है। तो देखिए, श्रद्धा मनु कहती हैं कि जीवन के प्रति हताशा और निराशा को त्याग कर आपको लोक मंगल के कार्यों में लगना चाहिए। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण और मुख्य कार्य संसार के विभिन्न शक्तियों में पारस्परिक समन्वय स्थापित करना है। विश्व की विद्युत कणों के समान जो भी करोड़ों शक्तियां हैं, वे सब बिखरी पड़ी हैं, जिस कारण जीवन में उनका कोई भी उपयोग नहीं हो पा रहा है। उन सब शक्तियों को एकत्रित कीजिए और उनके आया समन्वय स्थापित कीजिए, जिससे उन शक्तियों का अधिक से अधिक उपयोग हो सके। इसी से मानवता का कल्याण निहित है। यदि आप यह समन्वय स्थापित करने में सफल हो गए तो स्वतंत्र सर्वत्र मानवता का साम्राज्य स्थापित हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है बेटा, इन पंक्तियों में श्रद्धा ने मनु को कौन सी बात बताई है? तो देखिए, इन पंक्तियों में श्रद्धा ने मनु को मानवता के विजय का उपाय बताया है। मानवता में विजय किस तरह से प्राप्त करेंगे उसका उपाय बताया है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है बेटा, समस्त सृष्टि की रचना किसने हुई है, किससे हुई है? तो देखिए, समस्त सृष्टि की रचना शक्तिशाली विद्युत कणों से हुई है। शक्तिशाली विद्युत कणों से हुई है। लास्ट क्वेश्चन, श्रद्धा के मनु को किस प्रकार मानवता का साम्राज्य स्थापित करने के लिए प्रेरित किया? तो हम लिखेंगे बेटा, श्रद्धा ने मनु को बिखरी पड़ी समस्त शक्तियों को एकत्रित करके उनके उपयोग द्वारा मानवता का साम्राज्य स्थापित करने के लिए प्रेरित किया। तो ये आपके बेटा आज की क्लास में हमने 5 महत्वपूर्ण पद्यांश देख लिए। बस इन पद्यांशों को आप बार बार रिवाइज करिए। इन्हीं में से जो भी पद्यांश आपसे पूछा जाएगा, इन्हीं 5 में से कोई ना कोई पद्यांश आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।